हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बसंत भाग 2 के एमसीक्यूज। संपूर्ण बसंत भाग के हम एमसीक्यूज इस वीडियो में करवाएंगे। और बसंत भाग 3 के मैं पहले से ही डाल चुकी हूं, जिसने नहीं देखी है वो देख ले। और सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करने चाहूँगी मेरे जितने भी यूट्यूब से पढ़ने वाले मेरे साथी हैं। उनका 500 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो चुके हैं। इतने कम समय में आप लोगों का इतना ज़्यादा सहयोग मिला, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने इतना हमारा कंटेंट पसंद किया, इतना सहयोग दिया और इतना सपोर्ट किया। तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप साथ देते रहें और हम सभी आप सभी की ऐसे ही मदद करते रहेंगे। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छा ही कंटेंट लेकर आएँ। तो आप भी हमारा आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। तो बहुत बहुत फिर से धन्यवाद। 500 सब्सक्राइब 1 डेढ़ महीने के अंदर पूरे करने के लिए ये आप लोगों की सपोर्ट के बदौलत ही हो पाया है। तो बिल्कुल नया चैनल था हमारा, आपके बिना इस चैनल को कौन ही जानता था। तो आप लोगों का बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। तो बसंत भाग 2 के हम एमसीक्यूज इसी खुशी में आज लेकर आए हैं। बड़ी मुश्किल से आप लोगों के लिए एमसीक्यूज जुटाए हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो बच्चा ये बार बार मैसेज कर रहे हैं कि मैडम ये बताना वो बताना, एक बार मैं ये कहती हूँ कि एक बार आप हमारे एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल की विजिट ज़रूर करें, प्लेलिस्ट चेक करें सब कुछ। और प्लेलिस्ट भी देखने में आपको थोड़ी मुश्किल लगती है तो वीडियोज़ पे क्लिक करके सारी वीडियोज़ जितनी भी करवाई हैं वो सारी आपके पास आ जाएंगी, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है। तो इतनी अनाप शनाप वीडियोज़ यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल काम काम की वीडियोज़ ही हैं यहाँ पर। स्पेशल एस्टेट और नेट वाले बच्चों को ध्यान में रखकर ही वीडियोज़ मैंने अभी डाली हैं, क्योंकि एस्टेट का एग्ज़ाम ही था अभी। तो आप लोग देख सकते हैं, परेशान ना हों। तो शुरू करते हैं। मैं बसंत भाग ये जो लेकर आई हूँ, बसंत भाग 2 लेकर आई हूँ यहाँ पर। बसंत भाग 2 में टोटल जो है 15 अध्याय हैं। और जो बच्चे कह रहे हैं कि मैडम एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट करवा दो, तो उनके लिए ये बताना चाहती हूँ कि इम्पोर्टेंट तो बेटा कुछ भी नहीं होता, लगभग चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं। और अगर आपके पास समय नहीं है, आप पूरे चैप्टर की डिटेल नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो एक विषय सूची के नाम से टीजीटी वालों के लिए और ऐसे ही 9 10th 11 12th वालों के लिए, पीजीटी वालों के लिए मैंने कंटेंट की बना रखी है, मतलब विषय सूची के ऊपर वीडियो बना रखी है। 9th की क्लास की अलग है, 10th क्लास की अलग है, 11th की अलग है, 12th की अलग है। और ये जो 6 to 8th है, जो बसंत भाग 1 2 3 है, इनकी एक अलग से वीडियो बना रखी है। तो इसमें आपकी रचना का नाम, उसके राइटर का नाम और 9th से 12th तो मैंने थोड़ा डिस्क्राइब भी करके बता रखा है। बस आपको इतना पता चल जाए कि इसका उद्देश्य क्या है, इस पाठ को लिखने का मतलब क्या है कवि का, तो भी आपका काम चल जाएगा। वैसे तो देखो समय का अभाव है, इसलिए मैं ये शॉर्टकट ट्रिक आपको बता रही हूँ, वरना तो अध्याय को आपको डिटेल से ही पढ़ना चाहिए। और फिर मैंने एमसीक्यूज़ दे दिए हैं, आप उतना पढ़ के फिर इसके एमसीक्यूज़ कर लीजिएगा, तो थोड़ा-सा आपको अध्याय का आइडिया आ जाएगा। यही अब शॉर्टकट रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। तो शुरू करते हैं। एक बार फिर से 500 सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। शुरू करते हैं आज की वीडियो। और बसंत भाग 2 के एमसीक्यूज़ करेंगे, संपूर्ण बसंत भाग करेंगे। अब जो नई किताबें पुरानी जो किताबें हैं उनमें 21 अध्याय हैं, तो बच्चे कन्फ्यूज़ ना हो। आपके सिलेबस में 15 ही अध्याय हैं। अब ये नहीं पता कि वो इसमें से 21 में से देता है या 15 में से देता है, लेकिन मैं आपको साथ-साथ बताते जाऊँगी कि कौन से अध्याय कट हुए हैं, आपको वो ध्यान रखना है। लेकिन जो विषय सूची पे मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें बिल्कुल अपडेट है। मैंने जो अपने हरियाणा बोर्ड के क्लासेस में जो आपकी बसंत भाग 2 लगी हुई है, वहीं से मैंने सिलेबस की वीडियो वो विषय सूची मंगवा कर आपके लिए वीडियो बनाई थी। तो वो बिल्कुल अपडेट है, उसमें आपको परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस वीडियो में मैं 21 के 21 अध्याय के एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ। न जाने एग्ज़ामिनर ने भई वो क्या सिलेबस जो मेंशन कर रखा है, चैप्टर कटे हुए में से दे दे, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। मैं सारे लेकर आई हूँ। तो एक बार वीडियो के लिए सभी बच्चे मिलकर एक बार लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। पहली कविता है हम पक्षी उन्मुक्त गगन की, ये मैंने पढ़ा रखी है अपने चैनल पर। शिव मंगल सिंह सुमन ने ये कविता लिखी है। तो हम पक्षी उन्मुक्त गगन के कविता के कवि का क्या नाम है? बिना समय बर्बाद किए हम बहुत फास्ट तरीके से बिना ऑप्शन पढ़े मैं सीधा आपको राइट आंसर बताऊंगी और वीडियो को हम जल्दी ही कर लेंगे। हम
पक्षी उन्मुक्त गगन के कविता के कवि का क्या नाम है? तो कवि का नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के कविता में पंछी को किस गगन का बताया गया है? तो उन्मुक्त गगन का। उन्मुक्त गगन होता है जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। कवि के अनुसार पक्षी किस दशा में नहीं गा सकते? तो पक्षी जब पिंजरे में पिंजरबद्ध दशा में नहीं गा सकते। पक्षी बिल्कुल स्वतंत्रता चाहते हैं। पक्षी के पिंजरे की तिलिया किस धातु की बनी हुई बताई गई हैं? तो वो सोने की बताई गई हैं। और ये मैंने आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कविता पढ़ा रखी है। पढ़ना चाहिए पढ़ सकते हो। पक्षी कैसा जल पीने वाले होते हैं? तो पक्षी जो है बहता हुआ जल पीने वाले होते हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने कटुक निमोरी को किससे भली बताया है? तो कनक कटोरी के अन्न से भली बताया है। बंदी बना पक्षी किसके सपने देखता है? तो बंदी बना पक्षी तरु की फुनगी के झूले पर बैठने के सपने देखता है। पक्षी के कैसे अरमान थे? तो नीले नभ की सीमा पाने के पक्षी के अरमान थे। अरमान शब्द का क्या अर्थ है? तो अरमान का मतलब होता है इच्छा। और श्रृंखला का क्या अर्थ है? तो श्रृंखला का अर्थ होता है जंजीर। ये कविता मैंने पढ़ा रखी है बहुत ही अच्छी तरीके से। अब पक्षी अपने चोंच से कौन से दाने चुगना चाहता है? तो अनार के दाने चुगना चाहता है। होड़ा होड़ी होना का क्या अर्थ है? मतलब मुकाबला करना होता है। क्षितिज किसे कहा जाता है? तो बहुत अच्छे से बताया था जब कविता को एक्सप्लेन किया था। जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। पक्षी मनुष्य को किस में विघ्न न डालने के लिए कहते हैं? तो उड़ान में विघ्न न डालने के लिए कहते हैं। पक्षी उन्मुक्त रहकर कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हैं? तो खुले आसमान में उड़ने की इच्छा को पूरी करना चाहते हैं। इसी के साथ हमारा दूसरा अध्याय शुरू होता है और दूसरा अध्याय है दादी माँ। और जो फिलहाल अगर हम अभी एनसीईआरटी की जो बसंत भाग 2 लगी हुई है उसमें ये चैप्टर कट कर रखा है, लेकिन मैं फिर भी इसके आपके ये लेकर आई हूँ, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। दादी माँ शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो वो शिव प्रसाद सिंह हैं। और लेखक की कौन सी कमजोरी का वर्णन किया गया है? तो लेखक की थोड़ी सी कठिनाई से घबराने की कमजोरी का वर्णन किया गया है। यह अध्याय मैंने अपने उस टेलीग्राम चैनल पर नहीं, सॉरी, अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया नहीं है क्योंकि ये कटा हुआ था। लेखक ने किसकी याद को धुंधली छाया बताया है? तो दादी की याद, दादी माँ की। लेखक ने किस मास में गांव के तालाबों में पानी के भरे होने की बात कही है? तो वो क्वार के महीने में। लेखक द्वारा बताए गए आषाढ़ मास में मिलने वाले फलों में से किसी एक फल का नाम बताइए। तो वो आषाढ़ मास में मिलने वाला जामुन है। लेखक ने अगहन मास में खाने की कौन सी वस्तु का नाम बताया है? तो वो चिवड़ा बताया है। ऑप्शन बी सही होगा। चैत मास में गुड़ के साथ खाई जाने वाली वस्तु का नाम बताइए। तो वो लाई है। लेखक ने दादी के सफ़ेद बालों की तुलना किससे की है? तो सफ़ेद बालों की तुलना सन से की है। दादी माँ बुखार होने का सन क्या होता है? सन वो नहीं निकालते थे। सन पहले के टाइम में जैसे खाट बनाने के काम आता था, सन को पानी भिगोते थे और उसकी खाल छीन लेते थे और उस खाल से फिर जेवड़ी बना के खाट बनाते थे। तो दादी माँ बुखार होने का अनुमान कैसे करती थी? तो शरीर छूकर करती थी। दादी माँ के अनुसार बीमार को किस दाल की खिचड़ी देनी चाहिए? तो मूंग दाल की खिचड़ी देनी चाहिए। दादी माँ को दादी माँ बीमार को दिए जाने वाले पानी को किस वृक्ष की छाल का छोंक लगवाती थी? तो पीपल की छाल का छोंक लगवाती थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। बीमारी के समय दादी माँ सबसे अधिक किस बात का ध्यान रखती थी? तो वो सफाई का ध्यान रखती थी। लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था? लेखक के बड़े भाई का नाम किशन। और दादी माँ से रुपए उधार मांगने कौन आई थी? तो वो रामी की चाची आई थी। ऑप्शन सी। फूलो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद कौन किसको दे रहा था? तो रामी की चाची दादी माँ को दे रही थी। वैसे ही अध्याय कटा हुआ है। लेखक के ममेरे भाई का क्या नाम था? तो ये राघव, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ इसको। लेखक किशन की बारात में क्यों नहीं गया था? तो वो बीमारी के कारण नहीं गया था। प्रश्न नंबर आपका है, अगला अध्याय है, ये आपके सिलेबस में दिया गया है। अध्याय नंबर 3 हिमालय की बेटियां। ये पाठ मैंने अपने उस पर पढ़ा रखा है, आप देख लेना। हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक कौन है?
तो हिमालय की बेटियां जो पाठ है ये नागार्जुन ने लिखा है। और हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक कौन है? नागार्जुन है। और नदियों के प्रति लेखक के मन में कैसा भाव था? तो श्रद्धा का भाव है। और लेखक ने नदियों की धारा की तुलना किससे की है? तो वो की है गोद से। नदियाँ कहाँ पहुँचकर विशाल हो जाती हैं? नदियाँ मैदानों में पहुँचकर विशाल हो जाती हैं। जहाँ जाकर नदियों का उछलना कूदना गायब हो जाता है। कहाँ जाकर नदियों का? तो मैदानों में जाकर नदियों का उछलना कूदना गायब हो जाता है। और निकेतन का क्या अर्थ है? तो निकेतन का अर्थ है घर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। किसका प्रेम पाकर भी नदियों का हृदय अतृप्त है? तो हिमालय का प्रेम पाकर नदियों का हृदय अतृप्त है। आप नदियों का लक्ष्य किसे मानते हैं? तो हम नदियों का लक्ष्य सागर को मानते हैं। उपत्यकाएं का क्या अर्थ है? तो उपत्यकाएं जो होती हैं ये चोटियां होती हैं, पहाड़ों की चोटियां होती हैं। लेखक ने इस पाठ में सौभाग्यशाली किसे बताया है? तो सौभाग्यशाली सागर को बताया है। लेखक ने बूढ़ा किसे कहा है? बूढ़ा हिमालय को कहा है। लेखक ने हिमालय की बेटियां किसे पुकारा है? तो हिमालय की बेटियां नदियों को कहा है। प्रश्न नंबर 13। हिमालय को किसका ससुर कहा गया है? तो सागर का ससुर कहा गया है। पर्वतराज की बेटियों का हाथ किसने पकड़ा है? तो ये सागर ने पकड़ा है। कालिदास किस भाषा के कवि थे? समय को देखते हुए मैं इतनी फास्ट करवा रही हूँ, वरना इतनी जल्दी मैं नहीं पढ़ाती हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास भी और मेरे पास भी। कालिदास किस भाषा के कवि थे? तो कालिदास संस्कृत भाषा के कवि थे। नदियों को लोकमाता किसने कहा है? तो काका कालेलकर ने कहा है। बस वीडियो को एक बार लाइक कर दें सभी बच्चे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। कठपुतली कविता के लेखक का क्या नाम है? तो कठपुतली कविता के लेखक का नाम भवानी प्रसाद मिश्र है। ये हमारा अध्याय नंबर यहाँ से 4 शुरू हो जाता है, जो कि एक कविता है विधा की दृष्टि से। तो ये आपके सिलेबस में इस बार भी है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। कौन गुस्से से उबल कर बोला? तो कठपुतली गुस्से से उबल कर बोली। कठपुतलियाँ किससे बंधी हुई थी? धागों से बंधी हुई थी। जिसने भी ये कविता नहीं पढ़ी है, हमारे एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर जाकर एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन मैंने पढ़ा रखी है व्याख्या सहित, और अभ्यास के वो भाषा से संबंधित प्रश्नों सहित मैंने व्याख्या करवा रखी है। सभी चैप्टर की ध्यान से देख लें। पाँव पर छोड़ना का क्या अर्थ है? पाँव पर छोड़ना मतलब स्वतंत्र करना। उन्होंने मन के छंद नहीं छुए थे। किन्होंने मन के छंद नहीं छुए थे? तो कठपुतलियों ने मन के छंद नहीं छुए थे। अंत में प्रथम कठपुतली क्या सोचने लगी? कैसी इच्छा मन में जगी? ये सोचने लगी थी। कठपुतलियों को किसने नचाया था? तो कठपुतलियों को धागों ने नचाया था। ये तो आपको वैसे भी पता है, अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो। अब हमारा अगला अध्याय है, अध्याय नंबर हमारा ये आ जाएगा 1 2 3। ये अध्याय नंबर 4 है। ये वो अध्याय नंबर 4 है, क्योंकि बीच में से दादी माँ वाला चैप्टर अगर काट काट देते हैं तो ये अध्याय नंबर 4 है। मिठाई वाला अध्याय नंबर 4 है ये। और इससे पहले वाला हिमालय की बेटियां वो अध्याय नंबर 3 था। और हम पक्षी उन्मुक्त गगन के ये अध्याय नंबर 1। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के ये अध्याय नंबर 1। हिमालय की बेटियां अध्याय नंबर 2। और कठपुतली अध्याय नंबर 3। और मिठाई वाला अध्याय नंबर 4। और वैसे ये 5वें नंबर पर है, क्योंकि दादी माँ वाला हम बीच में से काट देते हैं, क्योंकि इस बार सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने करवा दिया है। मैं सभी करवा देती हूँ। और अगर आपको ये देखना हो कि कौन से चैप्टर हैं और कौन से नहीं हैं, तो जो इस बार आपके सिलेबस में है वही मैंने अपने चैनल पर पढ़ा रखे हैं। जो कटवा रखे हैं वो मैंने छोड़ रखे हैं, लेकिन एमसीक्यूज में सभी प्रश्नों के ले आई। मिठाई वाला नामक कहानी के लेखक का क्या नाम है? तो ये भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं। मिठाई वाला नगर में सबसे पहले क्या बेचने के लिए आता है? तो मिठाई वाला सबसे पहले नगर में खिलौने बेचने के लिए आता है। किसके आने पर युवतियां चिकों को उठाकर नीचे झांकने लगती हैं? तो खिलौने वाले के आने पर। बच्चे किसे देखकर पुलकित हो उठते हैं? खिलौने वाले को देखकर पुलकित हो उठते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राय विजय बहादुर का रोहिणी के साथ क्या संबंध था? तो ये पति पत्नी थे।
खिलौने वाला कितने महीने बाद नगर में दूसरी बार आया था? तो वो 6 महीने बाद आया था। और खिलौने वाला दूसरी बार नगर में क्या बेचने के लिए आया था? तो वो दूसरी बार जो मुरली बेचने के लिए आया था और पहली बार वो खिलौने बेचने के लिए आया था। प्रश्न नंबर 8 है, मिठाई वाला अपनी मुरली को कितने पैसों में बेचता है? तो मिठाई वाला अपने मुरली को 2 पैसों में बेचता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा, 2 पैसों में। कहानी में मिठाई वाले की उम्र कितनी बताई गई है? तो 30-32 बताई गई है। मिठाई वाला कैसा साफा बांधता था? तो वो बीकानेरी साफा बांधता था। भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक उस्ताद है, ये शब्द किसके विषय में कहे गए हैं? तो ये मुरली वाले के बारे में कहे गए हैं। चुन्नू मुन्नू के पिता का क्या नाम था? चुन्नू मुन्नू के पिता का नाम राय विजय बहादुर था। मुरली वाले के पास कितनी मुरली थी? तो वो 57 मुरली लेकर आया था बेचने के लिए। तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, ये शब्द किसने किसके बारे में कहे? तो ये शब्द विजय बाबू ने मुरली वाले के बारे में कहे। मिठाई वाला नगर में तीसरी बार कितने महीने बाद आया था? तो 8 महीने बाद। मिठाई वाले के कितने बच्चे थे? तो 2 बच्चे थे। और इसी के साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि जब आपका स्टेट क्वालिफाई हो जाता है और उसके बाद जो बच्चा केवीएस, डीएसएसबी और अदर जो भी टीचिंग से संबंधित आपके एग्ज़ाम हैं या फिर यूजीसी नेट की जो बच्चा तैयारी करना चाहता है, वो हमारे एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल से जुड़ सकता है। रक्त और हमारा शरीर नामक पाठ के लेखक का नाम क्या है? ये भी आपका कटा हुआ है। वैसे मैं इसके प्रश्न उत्तर यहाँ पर ले आई हूँ, आप एक बार मोटी सरसरी नज़रों से देख लेना। रक्त और हमारा शरीर नामक पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो ये यतीश अग्रवाल है। ये वैसे काट कट रखा है, इस बार आपके सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया। पाठ में अनीता की छोटी बहन का क्या नाम बताया गया है? तो दिव्या बताया गया है। दिव्या को क्या बीमारी थी? तो दिव्या को एनीमिया की बीमारी थी। दिव्या के भाई का क्या नाम था? अनिल था। दिव्या और अनिल दोनों बहन भाई थे। छोटी चीज़ों को बड़ी करके दिखाने वाले यंत्र को क्या नाम था? तो सूक्ष्मदर्शी था। दिव्या की जांच के लिए डॉक्टर दीदी ने क्या किया? दिव्या की जांच के लिए डॉक्टर दीदी ने रक्त की जांच की। और एनीमिया किसके कारण होता है? तो लाल रक्त के कणों की कमी के कारण होता है। रक्त के कणों की कमी का क्या कारण बताया था? पौष्टिक आहार की कमी बताया गया था। रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? तो ये मज्जा में होता है। और रक्त कणों के निर्माण के लिए कच्चा माल किसे कहा गया है? तो कच्चा माल पौष्टिक आहार को। एनीमिया का दूसरा बड़ा क्या कारण बताया है? पेट में कीड़ों का होना, ये भी एनीमिया का दूसरा कारण बताया है। और प्रश्न नंबर 12 है, प्रस्तुत पाठ में शरीर के वीर सिपाही किसे कहा गया है? तो ये सफ़ेद कणों को कहा गया है। बिंबाणुओं का प्रमुख काम क्या है? वैसे ये साइंस से संबंधित, ईवीएस से संबंधित आपका आगे है, इसलिए काट दिया होगा। बिंबाणुओं का प्रमुख काम क्या है? तो वो रक्त का जमाव है। रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। वैसे हम इसे नहीं करेंगे, क्योंकि मैं वैसे आपको दिखा देती हूँ, पिछली बार भी इनमें से प्रश्न नहीं पूछे गए थे एस्टेट में, जो आपके कटे हुए अध्याय थे। डॉक्टर दीदी ने रक्त को भानुमति का पिटारा क्यों कहा है? तो रक्त में कणों की अधिकता होने के कारण भानुमति का पिटारा कहा है। एक समय में अधिक से अधिक कितना रक्तदान दिया जा सकता है? तो 300 मिलीलीटर रक्त का दान दिया जा सकता है। और कितनी आयु के बाद रक्तदान दिया जा सकता है? वैसे ही नॉलेजेबल है, तो 18 वर्ष तक। रक्तदान पुनः कितने समय बाद दिया जा सकता है? तो 3 मास। पीठ ठोकना का क्या अर्थ है? मतलब शाबाशी देना। और रक्तदान कहाँ करना चाहिए? ब्लड बैंक में हमें रक्तदान करना चाहिए। इतनी सी देर की बात थी, अगर कोई प्रश्न पूछ लेते हैं तो बच्चों का छूटना नहीं चाहिए। हाँ, अब ये अध्याय जो है पापा खो गए, ये एक विजय तेंदुलकर का नाटक है विधेयक की दृष्टि से, और ये आपके अध्याय में है। तो पापा खो गए पाठ के लेखक का नाम है विजय तेंदुलकर, और ये विधा की दृष्टि से नाटक है। ये नाटक मूलतः किस भाषा में रचित था? तो ये मराठी भाषा में रचित है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। पापा खो गए नाटक कौन सी भाषा में रचित था? तो ये मराठी में था। लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है, ये शब्द किस पात्र ने कहे थे? ये पेड़ ने कहे थे। कौन सी घटना को याद करके पेड़ कांपने लगता है? बिजली गिरने वाली घटना को याद करके। पाठक नाटक में किस पात्र की तबीयत लोहे की बताई गई है? तो वो खंबे की।
किस घटना से खंबे का घमंड समाप्त हुआ? तूफान आने वाली घटना से। प्रश्न नंबर 7 है, किस पात्र का नाम लाल ताऊ है? तो लेटर बॉक्स का नाम लाल ताऊ है। किसके पत्र से पता चलता है कि परीक्षित नामक बच्चा स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं करता? तो हेडमास्टर के पत्र से पता चलता है। कौन प्रतिदिन दूसरों की चिट्ठियां पढ़ता है? तो ये पढ़ता है, लेटर बॉक्स पढ़ता है। और प्रश्न नंबर आगे 10 है, थोड़ी सी जल्दी करेंगे हम। लड़की उठाकर लाने वाला व्यक्ति लड़की को पेड़ के नीचे छोड़कर क्यों चला गया था? उसे भूख लगी हुई थी, इसलिए वह छोड़कर चला गया था। छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? कथन किस पात्र का है? तो ये पेड़ का है। नाटक का कौन सा पात्र प्रतिदिन चारों ओर गश्त लगाता था? तो कौवा लगाता था। और लड़की ने अपने घर का पता क्यों नहीं बताया? उसे सचमुच नहीं पता था। बुरे आदमी के आने पर लड़की कहाँ छिप गई थी? तो पेड़ के पीछे छिप गई थी। वृक्ष पर खंबे का झुककर दुर्घटना की स्थिति बनाना किसका झुकाव था? तो ये कौवे का सुझाव था। सॉरी, झुकाव बोल रही हूँ मैं। पुलिस कैसे बच्चों को उनके घर पहुँचाती है? तो पुलिस खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुँचाती है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट अध्याय है हमारा श्याम एक दिन का इम्पोर्टेंट कविता है। ये करवा रखी है मैंने अपने चैनल पर। श्याम एक किसान नामक कविता के लेखक का नाम क्या है? तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। श्याम एक किसान नामक कविता का प्रमुख विषय क्या है? तो प्रमुख विषय प्रकृति है। पहाड़ ने किसका साफा बांधा हुआ है? तो आकाश का साफा बांधा हुआ है। नदी किस प्रकार की लग रही है? नदी जो है किसान के पैरों की चादर सी लग रही है। किस वृक्ष के फूल अंगीठी की आग की भांति देख रहे हैं? तो पलाश के। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कविता में किस वस्तु को औंधी हुई दिखाया गया है? तो ये चिलम को। औंधी जैसे कि पीने वाली, हुक्का पीने वाली जो चिलम होती है ना, उसको उल्टा कर देते, उसके अंगारे औंधे कर देते हैं। पूर्व में अंधेरा कैसे बैठा हुआ था? तो भेड़ों के समूह सा बैठा हुआ था। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं इसलिए नहीं बता रही, बहुत अच्छे से मैंने कविता वहाँ पढ़ा रखी है आपको। अगला चैप्टर है हमारा पापा खो गए एक किसान के बाद है हमारा अपूर्व अनुभव। ये अध्याय हम करेंगे यहाँ पर अपूर्व अनुभव। ये आपके सिलेबस में मेंशन है, बसंत भाग 2 में आपको अच्छे से देख लेना है। अपूर्व अनुभव पाठ की लेखिका का नाम? तो ये तेत्सुको कुरियानागी। ये कुरियानागी आपको ध्यान से देख लेना है, यहाँ लिखा हुआ है। ये पाठ का नाम है अपूर्व अनुभव। प्रश्न नंबर 2 है, तोतो चान ने यासुकी चान को किसके लिए न्योता दिया था? तो वो पेड़ पर चढ़ने के लिए न्योता दिया था। यासुकी चान कहाँ का रहने वाला था? तो ये नाम से ही पता चल रहा है, जापान का रहने वाला था। तोतो चान जापान के किस नगर की रहने वाली थी? तो तोमोई नगर की रहने वाली थी। और बच्चे अपने पेड़ को क्या समझते थे? तो निजी संपत्ति समझते थे। डेनन चोफू स्थान पर कौन रहता था? तो ये रहता था यासुकी चान रहता था। ये आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। तोतो चान के गले में पड़ा हुआ क्या हिल रहा था? तो रेल का पास हिल रहा था। तोतो चान की उत्तेजना का कारण था, क्या कारण था? वह यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने वाली थी। तोतो चान ने सीढ़ी कहाँ से प्राप्त की थी? तो चौकीदार के छप्पर से। यासुकी चान तोतो चान से कुल कितने वर्ष बड़ा था? कितने वर्ष बड़ा था? तो ये 1 वर्ष बड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है इसी पाठ का है। तोतो चान की हार्दिक इच्छा क्या थी? यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, ये उसकी हार्दिक इच्छा थी। तोतो चान को गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे क्यों बनाने पड़े? यासुकी चान को हंसाने हेतु। दूसरी बार तोतो चान कैसी सीढ़ी लाई थी? तो तिपाई सीढ़ी लाई थी। दोनों को धूप से कौन बचा रहा था? तो बादल का टुकड़ा बचा रहा था। यासुकी चान ने पेड़ पर चढ़कर क्या देखा? दुनिया की एक नई झलक देखी। किसकी बहन अमेरिका में रहती थी? तो यासुकी चान की बहन अमेरिका में रहती थी।
अगला अध्याय है, ये भी आपके सिलेबस में मेंशन है, रहीम के दोहे। तो थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। रहीम के दोहों का प्रमुख विषय क्या है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका प्रमुख विषय नीति है, नीति के बारे में बताया गया है। प्रश्न नंबर 2 है, रहीम के अनुसार कैसे लोग सुख के समय सगे संबंधी बन जाते हैं? तो जो स्वार्थी लोग हैं ये सुख के समय सगे संबंधी बन जाते हैं। विपत्ति किसकी कसौटी बताई गई है? तो विपत्ति जो है मित्रता की कसौटी बताई गई है। कवि के अनुसार कौन जाल से बह जाता है? तो पानी जो है जाल से बह जाता है, क्योंकि पानी को मछली से मोह नहीं होता। मछली जल का मोह क्यों नहीं छोड़ती? क्योंकि वह जल से प्रेम करती है। समझदार लोग संपत्ति किसके लिए संचित करते हैं? तो समझदार लोग होते हैं परहित हेतु। परहित होता है दूसरों की भलाई के लिए। अमीर से निर्धन बने व्यक्ति की तुलना किससे की गई है? तो अमीर से निर्धन बने व्यक्ति की तुलना कुआर के बादल से की गई है। कवि ने धरती का प्रमुख गुण कौन सा बताया है? तो सहनशीलता बताया है। कौन से लोग संपत्ति को दूसरों के लिए संचित करते हैं? तो सज्जन लोग जो हैं हमेशा परहित के लिए संपत्ति को संचित करते हैं। रहीम जी ने मानव शरीर को किसके समान धैर्य धारण करने वाला बताया है? तो वो धरती के समान बताया है। बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, शायद ही किसी ने यूट्यूब पर डाला हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। पठित दोहों में कौन अपनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करते? तो तालाब और वृक्ष जो हैं अपनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करते। आगे ये लेसन भी आपके उसमें नहीं है, और जो बच्चा चाहे तो इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेना। अगला अध्याय है हमारा एक तिनका। एक तिनका कविता आपकी उसमें है, और एक तिनका कविता के कवि का क्या नाम है? तो एक तिनका कवि के कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहोद। कवि किससे भरा हुआ था? तो कवि घमंड से भरा हुआ था। कवि कहाँ खड़ा हुआ था? कवि जो है मुंडेर पर खड़ा हुआ था, और उसकी आंख में गिर गया तिनका। कवि की आंख में अचानक क्या पड़ गया? तो तिनका पड़ गया। आंख में तिनका पड़ने पर कवि की दशा कैसी हो गई? तो कवि की दशा बेचैन हो गई, और कवि को बेचैन देखकर लोगों ने क्या किया? मूठ से आंख सेकने लगे। अंत में कवि की समझ में क्या आया कि घमंड नहीं करना चाहिए। एक तिनका किसके लिए पर्याप्त है? तो घमंड को चूर करने के लिए एक तिनका ही पर्याप्त है। अगला लेसन है हमारा एक तिनका के बाद है खान पान की बदलती तस्वीर। ये भी आपके सिलेबस में दिया गया है बसंत भाग 2 में। और खान पान की बदलती तस्वीर ये लिखा है परियाग शुक्ल ने। तो खान पान की बदलती तस्वीर पाठ के लेखक का नाम है परियाग शुक्ल। प्रारंभ में इडली डोसा भारत के किस भाग में खाए जाते थे? तो वो दक्षिण भारत में खाए जाते थे। मैं फास्ट इसको इसलिए करवा रही हूँ कि क्योंकि ऑप्शन का यहाँ पर कोई काम नहीं है। ढाबा संस्कृति भारत के किस भाग में प्रचलित थी? तो ये उत्तर भारत में। ढाबा संस्कृति के प्रमुख व्यंजन कौन से हैं? दाल रोटी व साग। फास्ट फूड से क्या तात्पर्य है? तो तुरंत भोजन करना। फास्ट फूड का मतलब है तुरंत भोजन करना। कहीं फास्ट फूड का मतलब से निशान लगाओ चिप्स कुरकुरा गोलगप्पे, ठीक है। नूडल्स बर्गर चाउमीन आदि किस भोजन के व्यंजन हैं? तो ये फास्ट फूड के ही व्यंजन हैं। ढोकला गाठिया किस प्रदेश का व्यंजन है? तो ढोकला जो है ये गुजरात का है। और खान पान की बदलती संस्कृति ने किसे सबसे अधिक प्रभावित किया है? तो ये युवकों को प्रभावित किया है। अंग्रेजी शासन में ब्रेड कौन खाते थे? तो अंग्रेजी शासन में ब्रेड अंग्रेज खाते थे, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है बम्बई का कौन सा व्यंजन प्रसिद्ध है? तो पाव भाजी जो है बम्बई का प्रसिद्ध है। छोले कुलचे किस नगर के प्रसिद्ध हैं? तो छोले कुलचे दिल्ली के प्रसिद्ध हैं। मथुरा की कौन सी मिठाई प्रसिद्ध है? तो ये सभी को पता है, मथुरा के पेड़े प्रसिद्ध हैं। और कामकाजी महिलाएं कौन से व्यंजन अधिक पसंद करती हैं? तो जल्दी तैयार होने वाले। खान पान की नई संस्कृति में हमें किसके नए बीज दिखाई देते हैं?
तो राष्ट्रीय एकता के बीज दिखाई देते हैं। लेखक के अनुसार किन व्यंजनों के पुनरुद्धार की आवश्यकता है? तो जो स्थानीय व्यंजन है उनका पुनः उद्धार करना चाहिए। लेखक ने कौन सी खान पान की संस्कृति को जांचते रहने के लिए कहा है? तो मिश्रित संस्कृति को जांचते रहने के लिए कहा है। नीलकंठ, ये भी आपके है, नीलकंठ महादेव वर्मा द्वारा रचित है। और नीलकंठ पाठ में किसके जीवन का वर्णन किया गया है? तो नीलकंठ पाठ की जो लेखिका है वो महादेव वर्मा है और इसमें मोर के जीवन का वर्णन किया गया है। नीलकंठ पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा है। ये आपके सिलेबस में मेंशन है, इसे अच्छे से पढ़ना है। महादेव वर्मा को मोर के बच्चे किसने दिए थे? तो बड़े मियाँ ने दिए थे। चिड़ी मार कहाँ का रहने वाला था? तो शंकरगढ़ का रहने वाला था। मोर के बच्चे आरंभ में किस पक्षी जैसे लगते थे? तो तीतर के पक्षी जैसे लगते थे। मोर के बच्चे आरंभ में किस पक्षी जैसे लगते थे? तीतर जैसे लगते थे। और नेक्स्ट प्रश्न है, महादेवी जी ने मोर के बच्चों की कितनी कीमत चुकाई थी? महादेव जी वर्मा के पाठों से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो 35 रुपये चुकाए थे। महादेवी जी ने मोर के बच्चों को आरंभ में कहाँ रखा था? तो पढ़ने लिखने के कमरे में रखा था। किसके डर के कारण महादेवी जी ने उस कमरे का दरवाजा बंद रखा जिसमें मोर के बच्चे थे? तो चित्रा बिल्ली के डर से। इनका नाम पूछ सकते हैं कि बिल्ली का क्या नाम था, ठीक है। महादेवी जी ने पहली मोरनी का क्या नाम रखा था? तो पहली मोरनी का नाम राधा था, बिल्ली का नाम चित्रा था। दूसरी मोरनी का नाम लेखिका ने कुब्जा क्यों रखा था? क्योंकि जख्मी टांग के कारण, उसकी जख्मी टांग के कारण। तो दूसरी मोरनी का नाम क्या था? कुब्जा था। ऐसे आपको याद रखने हैं। प्रश्न नंबर 11 है, राजा को नीलकंठ की सहचारिणी क्यों कहा गया है? क्योंकि वह सदा नीलकंठ के साथ रहती थी। ए ऑप्शन सही होगा। नीलकंठ किस ऋतु में नृत्य करता था? तो नीलकंठ वर्षा ऋतु में नृत्य करता था। महादेवी जी को देखकर नीलकंठ अपनी प्रसन्नता किस प्रकार प्रकट करता था? तो किस प्रकार प्रकट करता था? पंख फैलाकर। इसका आंसर हो जाएगा। महादेवी जी ने मोर का नाम नीलकंठ क्यों रखा था? क्योंकि उसकी गर्दन की नीलाभ के कारण, नीले कंठ का ही होता है मोर। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलकंठ ने किसकी जान बचाई थी? तो खरगोश के बच्चे की जान बचाई थी। नीलकंठ की गति कैसी थी? गर्वीली थी। महादेवी जी के चिड़ियाघर का सेनापति कौन था? तो सेनापति नीलकंठ था। मोर किसका वाहन माना जाता है? तो मोर कार्तिकेय का वाहन माना जाता है। विदेशी महिलाओं ने नीलकंठ को कौन सी उपाधि दी थी? तो विदेशी महिलाओं ने नीलकंठ को परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दी थी। नीलकंठ किस मौसम में जाली घर में बेचैन हो उठता था? तो वह बसंत ऋतु में बेचैन हो उठता था। नेक्स्ट अध्याय है हमारा भोर और बरखा। ये एक विधा की दृष्टि से आपकी कविता है और इसकी जो लेखिका है मीराबाई है। मीराबाई ने किस पद में वर्षा का वर्णन किया है? तो बरखा, बरखा ही बारिश को हम कहते हैं। बरखा शीर्षक पद में किस मास की वर्षा का वर्णन किया गया है? तो सावन मास की वर्षा का वर्णन किया गया है। मीराबाई की भक्ति किसके प्रति है? तो मीराबाई की भक्ति श्री कृष्ण जी के प्रति है। प्रश्न नंबर 4 है, भोर शीर्षक में कौन दही मथ रही थी? तो गोपियां दही मथ रही थी। भोर होता है सुबह का समय। मीराबाई किसके स्वागत में गीत गाना चाहती है? तो श्री कृष्ण जी के स्वागत में। श्री कृष्ण की जय जयकार कौन कर रहे थे? तो जो ग्वाल बाल थे वो जय जयकार कर रहे थे। कवयित्री ने गौओं का रखवाला किसे कहा है? कवयित्री ने गौओं का रखवाला किसे कहा है? श्री कृष्ण जी को। सावन मास में मीराबाई के मन में क्यों उमंग उठती है? श्री कृष्ण के आने की भनक से उसके मन में उमंग उठती है। बिजली चमकने से किस बात का पता चलता है? तो वर्षा होने वाली है, इस बात का पता चलता है।
सावन के काले बादलों को देखकर मीराबाई को किसकी याद आती है? तो ये भगवान श्री कृष्ण जी की याद आती है। और प्रश्न नंबर 10 न होकर आगे हमारी अगली कविता है, अगला लेसन है वीर कुंवर सिंह। ये विभागे के नाम से है। और वीर कुंवर सिंह ये लिखा है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान ने। किस कवयित्री की कविता में वीर कुंवर सिंह का नाम आया है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता में। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो ये 1857 में। मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 को। वीर कुंवर सिंह के पिताजी का नाम क्या था? साहबजादा सिंह। कुंवर सिंह की माता का क्या नाम था? तो पंचरतन कुंवर, ये इनकी माता का नाम था। वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1782 में जन्म हुआ था। वीर कुंवर सिंह के पिता किस रियासत के राजा थे? तो ये जगदीशपुर। निम्नलिखित में से सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य नेता कौन थे? तो ये नाना साहेब थे। निम्नलिखित में से सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम में कौन सा नेता नहीं था? तो ये अकबर नहीं थे, बाकी ये तीनों नेता थे। ऐसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से वीर कुंवर सिंह को बचपन में कौन सा शौक नहीं था? तो चौपड़ खेलने का नहीं था। वीर कुंवर सिंह ने आजमगढ़ में अंग्रेजी सेना को कितनी बार हराया था? तो ये 2 बार हराया था। और किस तिथि को वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर पर विजय की पताका फहराई थी? तो वो 23 अप्रैल 1858 को। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 26 अप्रैल 1858 को। वीर कुंवर किस प्रकार के युद्ध में निपुण थे? तो किस प्रकार के युद्ध में निपुण थे? ये छापा मार युद्ध में निपुण थे। किस अंग्रेज अधिकारी की गोली वीर कुंवर सिंह के हाथ पर लगी थी? तो सेनापति डगलस की गोली लगी थी। किस संत की प्रेरणा से वीर कुंवर सिंह के मन में देशभक्ति की भावना जागृत हुई थी? तो ये हुई थी बासुरिया बाबा के कारण। वीर कुंवर सिंह किस मेले में जाकर क्रांति की योजना तैयार करता था? तो ये सोनपुर में जाकर क्रांति की योजना तैयार करते थे। अगला अध्याय है हमारा संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया। तो ये लिखा है आपका धनराज विनीता पांडे। और शुरू करते हैं। इस पाठ का नाम है आपका, जो मैं अभी क्वेश्चन ले, संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया। इतना बड़ा है ये अध्याय का नाम। आपको थोड़ा सा इसको ध्यान से अपना नोट डाउन कर लेना है। तुनुक मिजाज, पाठ का नाम है संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया। धनराज पिल्ले किस खेल में माहिर है? तो धनराज पिल्ले जो है वो हॉकी में माहिर है। धनराज पिल्ले किस राज्य के रहने वाले हैं? तो ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और अगला प्रश्न है धनराज पिल्ले को हॉकी खेलने की प्रेरणा किससे मिली थी? तो किससे मिली थी? अपने बड़े भाइयों से मिली थी। और धनराज पिल्ले को पुरानी हॉकी स्टिक किसने दी थी? उसके बड़े भाई ने दी थी। और नेक्स्ट प्रश्न है धनराज का बचपन कैसा था? तो ये कठिनाइयों से परिपूर्ण था। धनराज पिल्ले ने जूनियर राष्ट्रीय हॉकी का मैच कब खेला था? तो ये 1985 में खेला था। धनराज पिल्ले को सीनियर राष्ट्रीय हॉकी टीम में कब लिया गया था? तो ये 1986 में लिया गया था। थोड़ा ध्यान से इन प्रश्नों को पढ़ना, क्योंकि इनको आप वैसे थोड़ा याद करके ही टिक लगा सकते हैं, देखते ही नहीं लगा सकते। और उसके बाद हमारा एक ही अध्याय और बचता है। धनराज पिल्ले तुनक मिजाजी क्यों हो गए थे? तो वो संघर्ष के कारण जो है तुनक मिजाजी हो गए थे। यही इस पाठ का नाम है। धनराज पिल्ले अपनी प्रेरणा का स्रोत किसे मानते हैं? तो वो अपनी माता को मानते हैं। धनराज पिल्ले तुनक मिजाजी होने के साथ साथ किस स्वभाव के इंसान हैं? तो वो भावुक स्वभाव के इंसान हैं। धनराज पिल्ले अपने परिवार के सदस्यों में सबसे अधिक किसके समीप हैं? तो वो माता जी के। धनराज पिल्ले को कृत्रिम घास पर खेलने का अवसर कब मिला था? तो ये 1988 में मिला था।
यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। ये शब्द किसने कहे हैं? तो ये स्वयं धनराज ने कहे हैं। स्वयं धनराज ने कहे हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। धनराज पिल्ले ने सन 2000 में कौन सी कार खरीदी थी? तो फोर्ड आइकन खरीदी थी उसने। धनराज पिल्ले को हर जगह किस कारण प्रतिष्ठा मिली थी? तो हॉकी का प्रसिद्ध खिलाड़ी होने के कारण। तो ये आपको पता होना चाहिए कि धनराज पिल्ले का जो नाम बार बार आ रहा है वो हॉकी का एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है और 1988 में उसे घास पर खेलने का मौका मिला था, जो कृत्रिम घास होती है उस पर। नेक्स्ट अध्याय है आश्रम का अनुमानित व्यय। मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, तो गांधी जी कहाँ आश्रम का निर्माण करना चाहते थे? तो गांधी जी अहमदाबाद में आश्रम का निर्माण करना चाहते थे। ये हमारा अंतिम अध्याय है बसंत भाग 2 का। आरंभ में आश्रम में रहने वाले लोगों की कितनी संख्या बताई गई है? तो 40 बताई गई है। और प्रश्न नंबर 3 है आश्रम में कितने रसोई घर बनाने का अनुमान लगाया गया था? तो 3। पुस्तकालय में रखी जाने वाली पुस्तकों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 3000 बताई गई है। और मकान बनाने के लिए कितनी जमीन की आवश्यकता बताई गई है? तो 5000 वर्ग फीट मकान बनाने के लिए जमीन की आवश्यकता बताई गई है। खेती करने के लिए कितनी जमीन की मांग थी? नेक्स्ट प्रश्न है खेती करने के लिए कितनी जमीन की मांग की गई है? तो खेती करने के लिए 5 एकड़। मतलब ये खर्चा बताया गया है कि एक आश्रम बनाने के लिए कितना अनुमानित खर्चा आ जाता है, कितनी जगह की जरूरत होती है। गांधी जी के अनुसार रसोई के सामान पर कुल कितने रुपए खर्च होने का अनुमान था? तो 150 रुपए खर्च होने का अनुमान था। गांधी जी के अनुसार 50 लोगों पर औसतन एक वर्ष का कुल कितना खर्चा हो जाता है? तो 6000 खर्च हो जाता है। मेहमानों को लाने ले जाने के लिए किस वाहन की मांग की गई थी? तो ये बैलगाड़ी की मांग की गई थी। शिक्षण के लिए कितने देसी हथकरघों की मांग की गई थी? तो ये 5-6 हथकरघों के लिए मांग की गई थी। गांधी जी ने आश्रम की स्थापना कब करनी चाहिए थी? तो 1915 में करनी चाहिए थी। गांधी जी ने जिस आश्रम की स्थापना की थी बाद में वे किस आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो वह साबरमती आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है और प्रश्न ये हमारी कविताओं तो वही हैं। विप्लव गायन ये भी मैं करवा देती हूँ, वैसे ये कटी हुई थी लेकिन फिर भी जब सारे ही कर लिए तो इसको क्यों छोड़ते हैं। इस बार ये जो फिलहाल जो अभी वर्तमान में जो बसंत भाग 2 की बुक लगी हुई है उसमें ये अध्याय कट किया गया है क्योंकि जो कोरोना आया और इससे पहले भी सिलेबस में 1-2 लेसन इनके कटे हैं, लेकिन मैं फिर भी करवा देती हूँ। विप्लव गायन किसका प्रतीक है? तो ये बदलाव का प्रतीक है। कवि कैसी तान सुनना चाहता है? तो ये हलचल वाली जो है तान सुनना चाहता है। कवि की वीणा में क्या आकर बैठ गया है? तो कवि की वीणा में चिंगारियां आकर बैठ गए हैं। कवि के अनुसार किसका कंठ रुका है? तो महानास का कंठ रुका हुआ है। मारक गीत का अर्थ है, मारक गीत का अर्थ है विनाश करने वाला गीत। कवि ने झाड़ जंखाड़ किसे कहा है? तो झाड़ जंखाड़ जो है पुराने विचारों को कहा है। और कवि ने गीत की तान कैसी है? कवि की गीत की तान कैसी है? तो क्रुद्ध है, मतलब क्रोधित, क्रोध से भरी हुई। और ये जो विप्लव गायन है, ये जो प्रश्न हम कर रहे हैं ये कविता है। विप्लव गायन कविता का नाम है और जो कवि है इसके बालकृष्ण शर्मा नवीन है। बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन इनका पूरा नाम है। विप्लव गायन कविता का नाम है। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, यहाँ वही का क्या अर्थ है? तो यहाँ क्रांति का स्वर है। कवि किसके राज देख आया है? कवि जो है जीवन के राज देख आया है। कवि किसके पोषक सूत्र परख आया है? तो कवि जो है महानास के पोषक सूत्र परख आया है। एक और लास्ट अध्याय है बड़ा आदमी किसको कहते हैं?
ये भी वैसे काटा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसके आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। जब इतने सारे कर ही लिए, तो ये अध्याय भी इस बार आपके एनसीईआरटी में कट है, लेकिन पुरानी किताबों में दिया हुआ है, तो मैंने इसके भी एमसीक्यूज डाल दिए हैं। बड़ा आदमी किसको कहते हैं? कविता के कवि का क्या नाम है? तो ये भी बड़ा आदमी किसको कहते हैं, ये आपकी कविता है और इस कविता के कवि का नाम है माधव प्रसाद मिश्र। ऊंची महल चिनाने से मनुष्य क्या नहीं बनता, तो ऊंचे महल बनाने से मनुष्य बड़ा नहीं बनता। कवि के अनुसार टेढ़ा सबसे टेढ़ा काम क्या है, तो बड़ा बनना ही सबसे टेढ़ा काम है। आदमी बड़ा कैसे कहलाता है, तो आदमी जो है सद्गुणों के कारण बड़ा कहलाता है। अहंकार में चूर रहने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो ये छोटा कहलाता है। सद्गुणों से बड़े बनने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं, तो सद्गुणों से बड़े बनने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं, वो बड़े ही कहलाते हैं। सद्गुणी किन में आदर पाते हैं, तो जो सद्गुणी हैं वो किन में आदर पाते हैं, जहाँ बुद्धिमान लोग होते हैं उनमें आदर पाते हैं। अगला प्रश्न है, कवि में कविता में पाठक किसके लिए प्रयुक्त है? कविता में पाठक किसके लिए प्रयुक्त है, तो पाठक किसको कहा है? कविता पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? पाठक कहते हैं। जग शब्द का क्या अर्थ है, तो जग का अर्थ है संसार, और अनाथ शब्द का अर्थ है बेसहारा। ये आपकी उस कविता के ही शब्द हैं और यही हमारे अध्याय थे। यहाँ पर जो है आपकी बसंत भाग 2 एमसीक्यूज जो है यहाँ पर हमारे ख़त्म हो जाते हैं। संपूर्ण बसंत भाग 2 संपूर्ण बसंत भाग 2 के एमसीक्यूज यहाँ पर हमारे ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और 500 सब्सक्राइब पूरा करने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से सहयोग करते रहें और हम भी आपका सहयोग करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी हमने बना रखा है। टेलीग्राम चैनल का आप लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कुछ PDF मैंने वहाँ पर डाल रखे हैं, जैसे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है TGT PGT के, वो भी मैंने डाले हैं, क्योंकि वीडियो में जो प्रश्न देखने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन वहाँ पर आप आसानी से बैठकर ऑप्शन को भी डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन पेपर उसमें डाल दिए हैं। इसलिए आप अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च कर लें, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं।